choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि कोई अवेंजर्स को मैनिपुलेट करता है ताकि वो लोग कोटाटीज की मदद कर सकें, एक फूल डेथ ब्लॉसम को खिला सकें, जिससे कोई की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तब उसने दोनों टीम्स के ऊपर हमला किया, अवेंजर्स के ऊपर भी और अलायंस के ऊपर भी, और अपना असली मकसद बताया, इस यूनिवर्स के अंदर पूरी एनिमल लाइफ को ख़त्म करना, जिसकी शुरुआत वो अर्थ से करेगा। एक शिप स्पेस ट्रैवल करके अर्थ की तरफ जा रही है। कंप्यूटर ने उस शिप के अंदर बैठे हुए आदमी को चेतावनी दी कि अर्थ के लोग पहले से ही सिविलाइज्ड और बहुत खतरनाक हैं। लेकिन उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ कंप्यूटर, मैं यहीं पैदा हुआ था। कंप्यूटर ने पूछा, समझ गया, तो क्या मैं सिग्नल भेजना चालू रखूँ? उस आदमी ने कहा, अब तो और भी ज़्यादा। अवेंजर्स को पता होना चाहिए कि उनके दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मून के ब्लू एरिया के अंदर कोई ने अवेंजर्स को पकड़ लिया है और वो कह रहे हैं, अब भी बहुत देर नहीं हुई है अवेंजर्स, तुम्हें और सिर्फ तुम्हें हमारी सेवा करने के लिए थोड़ी सी छूट मिल सकती है, तुम्हारी जानें बख्श दी जाएंगी, तुम यहाँ आराम से रेस्ट कर सकते हो, खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो और ये जानकर खुश हो सकते हो कि जिस बदले को तुम इतने सालों से लेने की कोशिश कर रहे थे वो लिया जा चुका है। अब भला एक गार्डन का क्या ही फायदा अगर कोई यहाँ पे आकर मजे ना ही करे तो। थॉर चिल्लाया, तुम्हारी क्या दिक्कत है? कोई तुम्हारे ऊपर कौन सा पागलपन हावी हो चुका है? तुम मेरी साइड लड़े थे, तुम हम में से एक थे। कोई ने कहा, मैं था, है ना, एक टाइप से अवेंजर था, पहला अवेंजर बच्चा, और मुझे अवेंजर्स ने पाला पोसा, मुझे अपने संस्कार दिए, मैंटिस, अंकल थोर जो कि कभी कभी आते थे, और जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरे फादर ने मेरी देखभाल की। द स्वॉर्ड्समैन ने मुझे बहुत कुछ बताया, उसी की वजह से मुझे अपने प्रजाति का असली इतिहास पता चला, कैसे हमें धोखा दिया गया था। पहले स्क्रल्स ने हमें एनिमल टेक्नोलॉजी देने की बात की जो हमें कभी चाहिए ही नहीं थी, और तब उन हत्यारे क्री ने उस टेक्नोलॉजी के लिए हमें मार डाला। इस प्रकार के अन्याय का बदला लिया जाना जरूरी है, यही हमारा तरीका है और हम यही नहीं रुक सकते। मेरे फादर की बॉडी एक इंसान की थी, वो अच्छे तरीके से समझता था कि जानवर किस हद तक जा सकते हैं और इन जानवरों को मारा जाना जरूरी है। स्पेस के अंदर कैप्टन ग्लोरी कह रहे हैं, वो कोटाटी, उन्होंने जहाज़ों के अंदर हर एक प्लांट लाइफ को अपने कंट्रोल में कर लिया है। क्री, स्क्रल्स, वो हम सबको मार रहे हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ एवेंजर्स, ये तुमने किया है। शी हल्क स्वॉर्ड्समैन से पूछती है, ये सब क्या है? लेकिन तभी जाके शी हल्क के ऊपर हमला करता है। उसने अपने हाथ में रखे हुए कुछ पौधों से एक पोर्टल बनाया और वहाँ से जाते हुए कहा, तुम पहले से ही जानते हो और जो तुमने यहाँ पे रोल प्ले किया है उसकी वजह से इंसानों के अंदर सिर्फ अवेंजर्स को एक चांस मिलेगा, बस इस चांस को वेस्ट मत करना, हमारे न्याय को पूरा होने दो, रास्ते से हट जाओ वरना तुम भी सबके साथ मारे जाओगे। तो गाइस, ये लोग स्वॉर्ड्समैन को वहाँ से भागने से नहीं रोक पाए। उधर कोई बाकी अवेंजर्स से कह रहा है, चलो मैं थोड़ी सी नरमी बरतता हूँ, मैं तुम्हारे सामने सही दिखाई देना चाह रहा हूँ। आयरन मैन ने कहा, कैरोल सही कह रही थी, है ना, न्यू ईयर के टाइम पे अवेंजर्स ने एक स्क्रल का पीछा किया, उसके पास एक सीक्रेट मैसेज था, काश कि उस टाइम पे मैं यहाँ होता, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो क्रिस स्क्रल अलायंस में मदद कर रहा था। मरते हुए एक पेड़ उसकी बॉडी से बाहर निकला, उस टाइम मैं ये सब नहीं समझ पा रहा था क्योंकि तुम अवेंजर्स बच्चे थे, कोई पागल खड़ूस नहीं। तभी कोई अपनी प्लांट लाइफ का यूज करता है, वो सीधा टोनी स्टार्क के ऊपर हमला करता हुआ उसकी आंख तक जा पहुंचा। कोई ने कहा, देखो टोनी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, हम ही ने उसे मारा और रेक्सोर हमारे हाथों मरने वाला पहला नहीं था। हमने क्राल सिस्टम में अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे जहाँ स्क्रल्स इंसानों का वेश बनाकर रहने की कोशिश करते हैं। वहाँ हमने एक सिंपल से बीज से शुरुआत की थी, डेथ ब्लॉसम का बीज। हमने कोटाटी मैजिक के लिए एक बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर बना दिया था, लेकिन लगता है कि वो इतना ताकतवर भी नहीं था। स्क्रल्स को बचने का टाइम मिल गया और उन्होंने हमें वहाँ फैलने से रोकने के लिए बहुत ही मजबूत कदम उठाए, लेकिन हम पहले ही वहाँ से भाग चुके थे क्री लोगों के पास। अगर हमें सही धरती मिले और सही तरीके से फूल खिले तो हम कोटाटी मेज की पावर को इतना बढ़ा सकते हैं कि वो एक मिलिट्री आउटपोस्ट को डिस्ट्रॉय कर सके या फिर एक वॉर फ्लीट को, लेकिन इससे भी काम नहीं बनने वाला था। और तब क्रिस स्क्रल रूलर्स को हमारे उद्देश्यों के बारे में पता चल गया। ये जासूसी का एक खेल बन चुका था। हमने रैक्सॉन को मारकर अलायंस को होने से बचाने की कोशिश की,
बेल्डान को उसी के प्लांट किए हुए पौधे से गला घोट कर मार डाला। लेकिन लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही छुप छुप कर काम कर रहे थे, बहुत स्लोली काम कर रहे थे। क्री और स्क्रल्स हमसे तेज निकले। उन्होंने हल्कलिंग को अपना एम्परर चुना, इसलिए हमने भी अवेंजर्स को यहाँ बुला लिया। टोनी स्टार्क के दिमाग में एक छोटा सा मैसेज डालकर उसे टेलीपैथिकली वो सपना दिखाया जो अन्याय हमारे साथ हुआ था। तुम सभी ने हमारी जीत में मदद की, इसलिए ये गार्डन तुम्हें तोहफा देगा। अब ये तुम्हारा घर बन सकता है या फिर तुम्हारी कब्र, लेकिन तुम्हें ये चुनने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, एक खुला हुआ हाथ या फिर। तभी कोई को एक सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। उसने पूछा, ये आवाज कौन सी है? ऐसा लग रहा है कि कुछ गिर रहा है। थोर ने कहा, अरे बच्चे वो आवाज तो मेरे खुले हुए हाथ की है। गाइस इसी के साथ हैमर थोर के हाथ में आ चुका था और एक ताकतवर लाइटिंग स्ट्राइक के साथ वो आजाद हो गई। कोई ने कहा, नहीं। थोर बोला, मैं कहता हूँ हाँ। कोई ने कहा, तब इस टाइम का मजा लो अवेंजर्स, अपने मसीहा की मर्जी का लुफ्त उठाओ, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कोई दया नहीं मिलेगी। तभी थोर उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, लेकिन उससे पहले ही कोई एक पोर्टल के थ्रू वहां से जा चुका था। कैप्टन ने कहा, एक्स-मैन भी इसी टाइप के प्लांट बेस्ड गेटवे का यूज करते हैं। अब इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि कुटाटी के पास भी ऐसा ही एक पोर्टल है। आयरन मैन, इस पूरे गार्डन को छान मारो और हमें बताओ कि यहाँ पे कौन कौन है। लेकिन टोनी ने कहा, यहाँ हम तीनों के अलावा कोई नहीं है। मैंने उन्हें जाने दिया। तभी उनके सामने पौधे फिर से उगने लगे। थोर कहता है, हम इस पूरे गार्डन को जला सकते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। कैप्टन ने कहा, यह गार्डन अपना काम पूरा कर चुका है। इसने क्रिस क्रल जहाजी बेड़े को रोक लिया और हमें ललचाया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसका अगला कदम क्या होगा। तभी तचाला कैप्टन से कॉन्टेक्ट करके बोलता है, स्वॉर्ड्समैन ने भागने से पहले हमें एक वार्निंग दी थी। मुझे लगता है कि कोई ने भी दी होगी। कैप्टन ने कहा, हाँ, उसने एक पूरी स्पीच दी थी। वो हमें इम्प्रेस करना चाह रहा था और हमें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके प्लान ठीक हैं। ब्लैक पैंथर कहता है, हाँ, मैं पूछता कि उसके प्लान क्या हैं, लेकिन मुझे पहले ही बहुत जगहों से इमरजेंसी सिग्नल मिल रहे हैं। कोटाटी अर्थ पे पहुंच चुके हैं। कैप्टन कहते हैं, तब तो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमें आगे बढ़कर इनका सामना करना होगा। थोर, तुम अपना काम करो। थोर ने कहा, ठीक है कैप्टन, म्योनिर अब भी पोर्टल बना सकता है, लेकिन मुझे लड़ाई को बीच में छोड़कर जाना पसंद नहीं है। टोनी ने कहा, और खासकर वो लड़ाई जहां हमने गलत लोगों का साथ दिया हो। कैप्टन कहता है कि जाने खतरे में हैं, उन्हें बचाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। ब्लैक पैंथर ने कहा, सही है कैप्टन, घोस्ट राइडर, हल्क और मैं तुम्हें बैटल फील्ड में मिलेंगे। हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कैप्टन ने कैरोल के बारे में पूछा, तो ब्लैक पैंथर ने कहा कि कैप्टन मार्वल फैंटास्टिक फोर की टीम के साथ है। तो गाइस इधर कैप्टन मार्वल सोच रही है, इन शिप्स के ऊपर कोई भी जिंदा नहीं बचा। इन शिप्स के ऊपर पौधों से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, चाहे खाना हो, ऑक्सीजन फैक्ट्रीज हो, उन सभी को इनके खिलाफ यूज किया गया। ये सोल्जर्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं। अगर मेरी मॉम की लाइफ चेंज नहीं हुई होती तब वो भी शायद इन्हीं की तरह मारी जाती। तभी कैप्टन ग्लोरी कैप्टन मार्वल से कहता है, यह सब तुम्हारा किया कराया है, हो गई खुश। कैप्टन मार्वल ने कहा कि हमें धोखा दिया गया, लेकिन ये दोबारा नहीं होगा, और तुम लोग भी तो दूध के धुले हुए नहीं हो। ग्लोरी कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं क्री की सेवा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्लर्ट कहता है, मैंने भी स्क्रल्स लोगों की सेवा करने के लिए बहुत कुछ गलत किया। गाइस वो अपनी बात रख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र फ्लैगशिप के ऊपर पड़ी, जिसके ऊपर प्लांट लाइफ ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। कैप्टन मार्वल ने सोचा, इतनी बड़ी शिप के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। शायद इतने अलायंस के लोग कुटाटी की सेना का सामना करने के लिए काफ़ी हैं, अगर वो अब भी जिंदा बचे हुए हैं तो। गाइस अंदर क्री और स्क्रल्स अब भी प्लांट लाइफ से लड़ रहे हैं। जोनी ने पूछा, तो बताओ मुझे किसे जलाना चाहिए? जिस पे रीड ने कहा, सुजैन के पास शील्ड्स हैं और मेरी इलास्टिक फॉर्म इनके अटैक को सहन कर सकती है, लेकिन छोटे छोटे बीज बेन की चमड़ी में घुस चुके हैं, वो बेन को जिंदा खा रहे हैं। तभी हल्कलिंग भागा, मेरे रहते हुए नहीं। उसने अपनी तलवार से जोर से रीड के ऊपर हमला किया। और गैस ये एक एनर्जी की तलवार है जो कि बेन को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी बॉडी के आर पार निकल गई, लेकिन इस हमले से बेन पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। बेन ने कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा यहाँ पे रॉक गार्डन सा बन जाता और गैस फिर हम इसे चंडीगढ़ में लाकर रख देते। रीड ने देखा कि हर्कलिंग के अटैक से प्लांट लाइफ पीछे हट रही है। इस तलवार में कुछ तो खास है। जिस पे हर्कलिंग कहता है, डॉक्टर डिचार्ड्स, ये एक सिंपल मैजिकल तलवार है। जब मैं इसे बुलाता हूँ तो ये आ जाती है, वहाँ जाती है जहाँ मैं इसे जाने के लिए कहता हूँ, और ये मेरे दोस्तों और दुश्मनों को अच्छी तरीके से पहचानती है। रीड कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज
ये कुटाटे की इन्फ्लुएंस को कम कर रही है। अगर हम इसे एब्जॉर्ब कर सकें और इसकी एनर्जी को यूज कर सकें। कैप्टन मार्वल ने कहा, हम नहीं रेड, मैं। तो गाइस इसके बाद का प्लान कैप्टन मार्वल के हाथों में है। वो कह रही है इस तलवार के अंदर एक मैजिकल एनर्जी है जो एक एंशिएंट एलियन एयरक्राफ्ट से मिली है। किसे पता ये काम कैसे करेगी? क्या मैं इसे एब्जॉर्ब कर पाऊंगी? क्या मैं इसे कंट्रोल में रख पाऊंगी? रीड रिचर्ड्स मानता है कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसे मैजिक के बारे में इतनी अच्छी तरीके से नहीं पता। दूसरी तरफ हल्कलिंग इस तलवार को अच्छी तरीके से जानता है और वो मुझे चिंता में दिखाई दे रहा है। शायद वो सही हो। जैसे ही उसने यह तलवार मेरी बॉडी के अंदर घुसाई, मेरे दिल के अंदर इतना दर्द हुआ कि जैसे आग लग रही हो, जैसे मुझे एक हार्ट अटैक आ रहा था। लेकिन मैंने इसकी एनर्जी को रोकने की कोशिश की और बढ़ने दिया। दर्द को महसूस करती गई और जब मुझे लगा कि मैं और सहन नहीं कर सकती, फिर भी मैं इस एनर्जी को और एब्जॉर्ब करती गई। मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे करना होगा। और तब वो मेरा सारा दर्द एकदम से फट गया। उसके बाद मैं मर गई। जब कैप्टन मार्वल फिर से जिंदा हुई, तब बाकी सभी लोग उसे घेर कर खड़े थे। रीड ने कहा, वेलकम बैक टू लाइफ, ग्लोरी कहते हैं। जैसा कि तुम देख पा रही हो, ये कमांड शिप कुटाटे के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो चुकी है। तुमने हजारों लोगों की जान बचाई। बेन ग्रिम कह रहे हैं, मैंने इनसे कहा था कि तुम हमें इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा सकती। कैरोल पूछती है, क्या मैं सच में मर चुकी थी? रीड ने कहा, लगभग मर चुकी थी। तुम्हारा दिल अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टनाल्थ के हैमर को सही ट्यून पे ला सका। जिस पे टनाल्थ ने कहा, ये मेरा हैमर नहीं है, ये हथियार एक टाइम पे रोनन का हुआ करता, वो लेजेंडरी एक्यूजर, इम्पीरियम का सबसे महान हीरो। लेकिन मैं इस हैमर की आवाज़ इस तरीके से नहीं निकलवा सकती जैसा वो निकलवाया करता। शायद कोई और निकलवा सके। तभी कैप्टन ग्लोरी कैप्टन मार्वल की तरफ इशारा करता है। टनाल्थ ने उससे कहा, तुम अर्थ के अंदर मिलिट्री रैंक्स में काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी हो। तुम 2 वर्ल्ड्स की हो और तुम हमारे लिए कभी नहीं लड़ी, क्री फोर्सेस के कमांडर के तौर पे और एम्परर के अप्रूवल के बाद। हल्कलिंग ने कहा, अरे मेरा क्या अप्रूवल लेना? टनाल्थ कहती है, मैं तुम्हें क्री एक्यूजर कॉर्प्स में एक जगह देना चाहती हूँ, तो क्या कहती हो? गाइस कैप्टन मार्वल उस हैमर को लेते हुए बोली, कुटाटे के खिलाफ हमें हर संभव मदद चाहिए होगी। गाइस कैप्टन मार्वल के हाथ में लेते ही वो हैमर इस तरीके से आवाज करने लगा जिस तरीके से रोनन के हाथ में किया करता। टनाल्थ ने कहा, आगे बढ़ो एक्यूजर, अपने सम्मान और अपने बर्डन को अपने कंधों के ऊपर उठाओ। उस निर्णय का सामना करो जो सिर्फ तुम्हारा होगा। हालाम और अर्थ के लिए सम्मान लेकर आओ। अगर तुम आने वाली चिता से बच पाई तो। हकले ने कहा, माफ करना, आने वाली क्या? क्लट कहता है, आने वाली चिता, द पायर, एक एम्परर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर, एक वर्ल्ड की मौत अब आपके हाथों में है। तो गाइस इस बात का क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है कि मैंने बोलने में कुछ गलती कर दी हो, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो मैं आपके सामने टेक्स्ट छोड़ रहा हूँ। तो हाँ, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं वहीं 1200 लाइक्स के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके एक दिन में 2 एपिसोड तो आ ही जाएं, क्योंकि अभी एक कॉमिक खत्म होने वाली है। नहीं, 2 कॉमिक खत्म होने वाली है।